इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी. Our address: Vinoba Nagar, Kharbi Ring Road, Nagpur. Our contact: 8668792352 9801980100. नमस्कार दर्शकों, फिर से एक बार स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में. हेलो डॉक्टर में हम विशेष करके हम आए हुए हैं इंटीग्रिटी हॉस्पिटल में, जहां पे हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर डॉक्टर अमूल कोकास इनसे, जो हमें आज जो है वो पैरालिसिस इस बीमारी के बारे में जानकारी देने वाले हैं. आप सभी को पता है कि पैरालिसिस बीमारी क्या होती है. हम पैरालिसिस क्या है इसको ना जानते हुए हम पैरालिसिस को कैसे पहचानें, इस बारे में हम बात करेंगे. और इसके जो अन्य मुख्य कारण होते हैं कि किस तरह से इसको ट्रीटमेंट के जरिए ठीक किया जा सकता है, पेशेंट के साथ क्या होता है और फैमिली एक्सपोजर कैसा हो सकता है. तो इन सारे विषयों के बारे में हम जानकारी लेने आए हुए हैं डॉक्टर अमूल कोकास इनके पास में. तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर अमूल कोकास इनका. डॉक्टर अमूल कोकास, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे हेलो डॉक्टर के इस प्रोग्राम में. जैसे कि पैरालिसिस आज का जो विषय है वो सब लोगों को पता है. ऐसा कुछ भी कोई पेशेंट छूटा हुआ नहीं है. जो इंडिया में इसका स्तर जो है वो बढ़ते जा रहा है. तो पैरालिसिस होने के पीछे के मुख्य कारण क्या है? ऐसे पैरालिसिस का सबसे मेन कारण होता है कि जो नसें जाती है हमारे दिमाग में, उसमें कोई ना कोई नसों में रुकावट आती है. सबसे जो कॉमन कारण होता है, जो 100 में से 80-85 लोगों में होता है, वो ये होता है कि कोई नस बंद हो जाती है. नस बंद होने के पीछे काफ़ी सारे कारण होते हैं. पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोई स्मोकिंग करते हैं, तो इन सब कारणों से वो नस बंद होने के चांसेस बढ़ते हैं. दूसरा एक रहता है कि कभी कभी नस बंद नहीं होती, बट अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो गया जैसे, तो ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसे कहते हैं हेमरेज होना. तो उसके वजह से भी दिमाग का वो भाग जो है वो अफेक्ट होता है. अल्टीमेटली ये सब चीज़ों की वजह से दिमाग का वो पार्ट अफेक्ट होता है, तो पैरालिसिस होता है. अब पैरालिसिस में जहाँ का पार्ट अफेक्ट होगा, उस हिसाब से जो नस हमें नीचे सप्लाई कर रही है हाथ में, पैर में, वहाँ का पैरालिसिस दिखाई देगा. जी, पैरालिसिस एक तरह से हो रहा है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? जी, मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो अवेयरनेस का पार्ट है वो है कि हम जितने जल्दी पैरालिसिस को पहचानेंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट होगा और उतनी अच्छी रिकवरी आएगी. तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, पैरालिसिस 2-3 तरीके से पहचान सकते हैं. अगर हमें खुद पता है कि अब हाथ में कमज़ोरी आ रही है, जैसे किसी को सिंपल कुछ चीज़ उठाने में तकलीफ़ हो रही है, कप उठाने में, चम्मच उठाने में, तो उन्हें ये कभी कभी लोग सोच लेते हैं कि कुछ नसों का होगा, मैंने ये खा लिया वो खा लिया. तो ये नहीं सोचते हुए एक बार थोड़ा सा सीरियसली उसको थॉट देके कि सही में अगर कमज़ोरी लग रही है तो ये पैरालिसिस हो सकता है, आपको दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल जाना है, वो एक चीज़ है. दूसरा है कि कभी चलते हुए कमज़ोरी आ रही है, एक पर्टिकुलर पैर में चलना नहीं हो रहा है, तो आप बैठ जा रहे हो, तो ये वाली जो चीज़ है ये भी समझना चाहिए सब लोगों के कि ऐसे कुछ अगर सिम्टम्स है तो पहले दिखाएं. एक तीसरा रहता है कि मुंह थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, या खाने के समय ठीक से नहीं खा पा रहे, यहाँ से कुछ बाहर आ जा रहा है, तो वो एक चीज़ है. तो ये खुद समझने के लिए ये वाले सिम्टम्स हैं. दूसरा है कि घर में कोई है, सपोज़ किसी को पैरालिसिस हो रहा है, उनको तो नहीं समझ रहा, बट घर वाले क्या देख के समझ सकते हैं, या जो भी अपने पहचान के होते हैं, कि अगर किसी का मुंह टेढ़ा लग रहा है, वो बात करने में पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है वो इससे बराबर मैच नहीं हो रहा, तो ये समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है. या पेशेंट का आवाज़ गड़बड़ हो गया है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट बात करने में जैसा उनका आवाज़ पहले था, तो घर वालों को समझ जाता है जल्दी से कि कुछ तो तकलीफ़ है. तो ऐसा कुछ लगे तो डेफिनेटली तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए. उसके अलावा एक सिंपल रहता है कि दोनों हाथ सामने करने बोलिए. अगर एक हाथ नीचे जा रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, दूसरा ठीक रह रहा है, तो गड़बड़ है. या लेट के पैर आप दोनों ऊपर करने बोलिए, अगर पैर ड्रिफ्ट हो रहा है तो भी गड़बड़ है. तो कुछ चीज़ें हैं जो खुद समझ सकते हैं, बट अगर खुद नहीं भी समझ सके तो जो भी लोग अपने घर में हैं वो इन चीज़ों को देख के पैरालिसिस हो रहा है ये समझना चाहिए. जी, जैसे कि बढ़ता स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, युवा पीढ़ी रहे या फिर जो भी है, तो ये हाइपरटेंशन या फिर टेंशन, ये क्या इन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है पैरालिसिस के ऊपर? क्या ये कॉज है पैरालिसिस अटैक आने के लिए?
हाँ बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि हाइपरटेंशन तो कॉज है ही, क्योंकि हाइपरटेंशन से नसें जो है वो जल्दी बंद होती है। टेंशन वाला जो पार्ट है, अगर किसी को टेंशन आ रहा है तो कभी कभी हो सकता है ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाए, उसके वजह से अगर नसें फूट जाती है तो ऑब्वियसली हेमरेज होके उसमें पैरालिसिस होता है। तो ये स्ट्रेस वाला जो पार्ट है, इसमें भी बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से कि पैरालिसिस पे इफ़ेक्ट होता है। और कभी कभी ऐसा ज़रूरी नहीं, जो स्ट्रोक बोलते हैं जिसमें हम वीकनेस तो बोलेंगे, कमज़ोरी वाला पार्ट, बट स्ट्रोक में कभी कभी होता है कि सिर्फ झुनझुनी आ रही है, तो ब्रेन का वो वाला पार्ट अफेक्ट हुआ है जहाँ पे हमारा सेंसरी पार्ट चल रहा है। जब हम हाथ लगा रहे हैं तो वो जो चीज़ें पता चलती है, वो जब अफेक्ट होता है तो इस तरीके का होता है। तो ऐसा भी कुछ अगर हो रहा है जो कि कंटिन्यूसली है, कभी कभी लोगों को लगता है कि नहीं नस दब रही है इसलिए झुनझुनी आ रही, बट अगर वो परसिस्टेंट है तो वो भी एक सजेशन होता है कि कुछ ब्रेन में गड़बड़ी है, तो उसके लिए भी एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। जी, जैसे पैरालिसिस का दौरे आते हैं, अटैक आते हैं, तो इस समय में सावधानी किस तरह से बरतनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी पेशेंट को ऐसे लग रहा है वो पहले शांति से बैठ जाए, क्योंकि अगर गिरेंगे तो फिर इंजरी और बढ़ जाएगी, या अगर घर वाले देख रहे हैं तो वो उनको बैठा ले। दूसरा है कि थोड़ा सा शांत रहे। तीसरा है जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाए ये चीज़ें पहचान के। पैरालिसिस इमीडिएटली हो रहा है, अगर 3 घंटे के अंदर है तो जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो सबसे कारगर है। 3 घंटे से 4.5 में दे सकते हैं, बट फिर उसका इफ़ेक्टिविटी उतनी नहीं है, तो वो कम होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इफ़ेक्टिवनेस कम होता है। इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जितने जल्दी आप पहचानो कि पैरालिसिस हो रहा है उतने जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। 3 घंटे के अंदर ये भी देखा गया है कि अगर आप पर्टिकुलर इंजेक्शन देते हो तो जिनको वीकनेस आ गई है वो भी रिवर्ट हो जाती है, बट फिर एक बार टाइम चले गया तो फिर वो नहीं होता। इसलिए टाइम इज़ ब्रेन कहते हैं, मतलब जितना टाइम जा रहा है उतना ब्रेन आपका लॉस हो रहा है और उतना ब्रेन फिर वापस नहीं आता। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर पैरालिसिस का अटैक आता है तो सबसे पहले 3 या 4 घंटों में उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, ऐसे नॉमिनल। तो अगर वो नहीं दिया जा सका या फिर किसी कारणवश अगर वो पूरा दिन लग जाए, फिर 3 घंटे बीत जाने के बाद में अगर ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो फिर वो जो पेशेंट है उसकी क्या सिचुएशन रह सकती है? तो जितना टाइम ज़्यादा जाएगा उतना रिकवरी के चांसेस कम होते जाते हैं, उतना हम लोग जो ट्रीटमेंट दे सकते हैं वो वाला पार्ट भी कम होता जाता है। इसलिए जितने जल्दी ट्रीटमेंट चालू होगा उतना बेस्ट है। अब कितनी रिकवरी होगी ये तो डिपेंड करता है कि कितना उनको पैरालिसिस का इफ़ेक्ट है या ब्रेन का कितना पार्ट अफेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करेगी। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर इसमें इलाज किस तरह से संभव है? मतलब अगर नस बंद हुई है तो सबसे पहला होता है कि नस खोलने के लिए कुछ इंजेक्शंस होते हैं विद इन टाइम पीरियड। जैसे आपको बताया, अगर आ जाते हैं तो वो इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। अगर वो टाइम पीरियड नहीं रहता है तो फिर आगे डैमेज ना हो, जो भी पार्ट डैमेज हो गया है ब्रेन का वो तो रिटर्न नहीं आता, बट उसके आजू बाजू का जो पार्ट है जितना हम लोग बचा सकते हैं उसके लिए जो मेडिसिन दे सकते हैं, उसके लिए जो इंजेक्शंस दे सकते हैं वो सब दिया जाता है। और तीसरा चीज़ होता है अपने ब्रेन का जो पार्ट बचा सकते थे बचा लिया, बट फिर भी पैरालिसिस हो गया तो अब रिहैबिलिटेशन है, मतलब वो जो वीकनेस आ गई है उसको कैसे कम करे पेशेंट, उसका वो वाले पार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सके। हाथ में वीकनेस है तो हाथ का कैसे इम्प्रूवमेंट हो, ये सब चीज़ें फिर रिहैबिलिटेशन में आती है। तो फिर वो चीज़ें चलती रहती है। जैसे अपन देखते हैं फिजियोथेरेपी होगी, तो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, फिजियोथेरेपी है, ये सब चीज़ें पेशेंट टू पेशेंट जैसे भी रहेगा उस हिसाब से उनको प्रिस्क्राइब की जाती है और उससे फिर उनका जितना इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं वो करा जाता है। जी, तो मैटर करता है कि पेशेंट का सिचुएशन कैसा है। किसी को मुंह का पैरालिसिस होता है, किसी को 1 साइड होता है, किसी को पूरा होता है, तो डिपेंड करता है उसकी सिचुएशन पे। मतलब 1 साल या 2 साल उसको ऐसे लग सकते हैं। वही कहा कि जितने जल्दी आएंगे उतना अच्छा, जितना ज़्यादा होगा उतना लॉन्ग टाइम लगेगा उनको रिकवरी के लिए। और ये जो चीज़ें रिकवरी कितने दिन में आएगी ये इंडिविजुअल पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करेगी, उसके लिए ऐसा जनरल कुछ रूल नहीं रहता। वो पर्टिकुलर डॉक्टर जो भी देख रहे हैं वो डेफिनेटली उनको बताएंगे। जी, जैसे दवाइयों के साथ में इलाज तो होता ही है, लेकिन इसमें मालिश, एक मसाज भी एक कनेक्ट रहता है, तो क्या इसको भी साथ में लेके पैरालिसिस का जो पेशेंट है ठीक हो सकता है? जैसे कहा कि फिजियोथेरेपी, हाँ, फिजियोथेरेपी वो एक पार्ट होता है। जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, स्टिमुलेट करते हैं मसल्स को, वो 2 तरीकों से काम करती है। एक तो वो मसल जो हमारे हैं जो भी कुछ
चल रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे, जो पावर है। और दूसरा होता है कि पैरालिसिस की वजह से जो एकदम ही वीक हो गया है तो उसके जो अलग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्चर होना, स्टीफनेस बढ़ना, ये सब चीज़ें कंट्रोल करने में भी उसका काम आता है। तो आप मालिश बोल लीजिए या मोर, हाँ मतलब आप थोड़ा सा मेडिकल टर्म में जाएंगे तो फिजियोथेरेपी वाला पार्ट ज़्यादा बोल सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी एक्चुअली डॉक्टर होते हैं जो प्रॉपर उन तरीके से जहाँ पे अपने को ज़रूरत है उसकी एक्सरसाइज कराएंगे वो मसल की, तो उससे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आता है। तो करनी चाहिए फिजियोथेरेपी, बिल्कुल करनी तो चाहिए। जैसे जिन लोगों को पैरालिसिस अटैक आ चुके हैं या फिर जो है ऑलरेडी, तो और जिनको नहीं आना चाहिए, मतलब सावधानी के तौर पे आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहोगे आप? बिल्कुल, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसे वाला है पैरालिसिस में। सबसे कॉमन जैसे कारण हम लोगों ने डिस्कस किए, बीपी जितना कंट्रोल हो सकता है कंट्रोल कीजिए, शुगर कंट्रोल में रखिए। जो सबसे ख़राब चीज़ होती है वो होती है स्मोकिंग। मतलब इक्वली जो बीमारी है उतना ही स्मोकिंग भी है। तो स्मोकिंग बिल्कुल रोकना चाहिए, उसमें कोई दो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास कि हम कम करेंगे, ऐसे कुछ नहीं